थैंक यू गाइज फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम का उसकी नॉर्मल जगह से कहीं और प्रेजेंट होना इज कंसिडर्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। दैट इज प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम बोथ ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा इन साइट्स अदर देन द यूट्राइन म्यूकोसा। जनरली क्या होता है, ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। दिस वन इज एंडोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो इस यूट्राइन म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। तो इसके अलावा, इस यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा एंडोमेट्रियम अगर कहीं और भी प्रेजेंट है, फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी साइट्स की बात करते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम, जो मैंने आपको बताया, जो सेंटर लेयर है, मायोमेट्रियम में हो सकती है, यानी कि यूट्रस में ही प्रेजेंट है, या फिर वो होगी हमारी अदर देन यूट्रस, आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और हो रही है। ये 2 साइड्स जनरली प्रेजेंट होती है। अगर वो मायोमेट्रियम में ही प्रेजेंट है तब उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस इंटरना, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही है ना, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दिस वर्ड इंटरना। वाइल अगर वो आउटसाइड द यूट्रस है देन इट इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना, क्योंकि वो यूट्रस से बाहर है, दैट्स वाई। इसको हम एडिनोमायोसिस भी कहते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। ऑल्दो एंडोमेट्रियोसिस एक कलेक्टिव टर्म है जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर कहीं जनरली एंडोमेट्रियोसिस लिखा हुआ है तो वो एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना है, इसकी साइट्स क्या क्या हो सकती है, कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? अब जनरली जो कॉमन साइट्स होती है वो यूट्रस के ही प्रॉक्सिमिटी में आप इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, पाउच ऑफ डगलास, मे बी पेल्विक पेरिटोनियम और अपेंडिक्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। या फिर कुछ रेयर साइट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत रेयर होता है ऐसा, किडनी, आर्म्स, लेग्स, यूरेटर, नोज, अम्ब्लाइकस एटसेट्रा, और भी कई सारी साइट्स है जो जहाँ ये प्रेजेंट होती है। अच्छा गाइज, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहे। जो आप यहाँ से भी नोट्स अगर आप नोट डाउन कर लेंगे मेरे साथ साथ तो भी वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो हम तो यहाँ एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना पे, तो अब जो भी आगे पूरी वीडियो है वो मैं इस एंडोमेट्रियोसिस पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस एंडोमेट्रियोसिस के लिंक में हम किस किस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे? विल रीड डेफिनेशन, साइट्स जो कि हम कर चुके हैं, रिस्क फैक्टर्स जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं ये सारी हेडिंग्स एक्सप्लेन करूंगी। नाउ विल गो ऑन दी रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? सिंपल रिस्क फैक्टर्स हैं, लो पैरिटी, एल्डरली प्रेगनेंसी, विमेन 30 के बाद कंसीव कर रही है उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी विमेन के पास हो एंडोमेट्रियोसिस की, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो, या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो। ये इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नाउ विल गो फॉर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये एंडोमेट्रियम अपनी साइट के अलावा कहीं और है, और फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, ऐसे एंडोमेट्रियम को एक्टोपिक एंडोमेट्रियम कहते हैं। एक्टोपिक इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट अदर देन इट्स नॉर्मल साइट, उस चीज को हम एक्टोपिक कहते हैं। अब ये फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल एंडोमेट्रियम में होती है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एंडोमेट्रियम में भी प्रेजेंट होगी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी देयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो साइक्लिक शेडिंग भी होगी, साइक्लिक शेडिंग होगी तो ब्लड रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा तो धीरे धीरे ब्लड का एक सिस्ट बनता हुआ जाएगा। ये जो सिस्ट होता है, अब इसके 2 फेट्स हैं,
सिस्ट कैन रिमेन एनसिस्टेड, यानी ये सिस्ट के फॉर्म में ही रहे, या फिर कई बार सिस्ट में ब्लड धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सिस्ट रप्चर हो जाता है। अगर सिस्ट रप्चर हो गया तो अगर ये कहीं भी हमारे पेरिटोनियम में है तो हीमोपेरिटोनियम हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइट इट मे बी फेटल, डिपेंडिंग अपॉन द साइट। अगर वो एनसिस्टेड ही रहा, यानी कि ब्लड जो है उसी में प्रेजेंट था, वो टेंस नहीं हुआ, रप्चर नहीं हुआ, तब क्या होगा, धीरे धीरे बिटवीन द पीरियड्स ऑफ नॉन शेडिंग पीरियड्स, यानी जिस समय ब्लड रिलीज नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल 2 मेंसेस के बीच में क्या होगा, जो सेरम था ब्लड का वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिमेनिंग चॉकलेट कलर्ड मटेरियल रह जाएगा सिस्ट में, जो कि उस सिस्ट को चॉकलेट कलर का अपीयरेंस देगा, विच विल नोन एज चॉकलेट सिस्ट। उसे ही हम चॉकलेट सिस्ट कहेंगे। चॉकलेट सिस्ट टर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ विल गो टू क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम पेशेंट प्रोफाइल पढ़ते हैं, यानी हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो किस तरह का पेशेंट आएगा। जनरली मैंने आपको बताया था रिस्क फैक्टर में एल्डरली प्रेगनेंसी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 30 to 45 ईयर्स का पेशेंट आता है, नली पैरस होता है, पहले कभी कंसीव नहीं किया होता वुमेन ने, जनरली हायर सोशल स्टेटस का होता है। इसकी कोई कंपल्शन नहीं है सोशल स्टेटस की, बट ये चीज़ एक देखी गई है, फैमिली हिस्ट्री मिलती है, जनरली इनफर्टाइल वुमेन होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स की बात करने से पहले एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सिम्टम्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द लीजन। ना वो एक्सटेंट पर डिपेंड करते, ना वो साइज पर डिपेंड करते। सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अपॉन द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, यानी जो वो सिस्ट है, या फिर जो आई शुड नॉट से सिस्ट, जो एंडोमेट्रियम है वो कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट हुआ है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कई बार बहुत मिनिमल से सिम्टम्स होते हैं, मिनिमल सा सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ऑन इन्वेस्टिगेशंस देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा केस आगे प्रोसीड कर चुका है। तो ये चीज़ होती है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि एक्सटेंट और साइज पे। ठीक है, तो अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। जनरली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है डिस्मेनोरिया। पेशेंट आपके पास यही कंप्लेन लेकर आएगी कि उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ये सेकेंडरी टाइप का डिस्मेनोरिया होता है। प्लस इट स्टार्ट्स बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले शुरू हो गया, एग्रेवेट ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान और ज़्यादा बढ़ गया, एंड खास बात ये है रिमेन्स आफ्टर मेंसेस। कुछ टाइम लगता है इसे मेंसेस के बाद भी सबसाइड होने में। ऐसे नहीं कि मेंसेस खत्म हुए तो पेन खत्म हो गया, जो कि जनरली प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखा जाता है, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, मेंसेस के बाद भी रहता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कोडिस्मेनोरिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विच कैन बी इधर पॉलीमेनोरिया और मेनोरेजिया। काफ़ी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। काफ़ी केसेस में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। डिस्पैरायूनिया मतलब पेनफुल कॉइटस। अब डिस्पैरायूनिया का मेन रीज़न क्या होता है, मेनली किस में पाया जाता है, जब जो एंडोमेट्रियम है वो पाउच ऑफ डगलास में है, क्योंकि डिस्पैरायूनिया इज मेनली ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ पाउच ऑफ डगलास। अगर पीओडी स्ट्रेच हो रहा होगा क्योंकि वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस हो रखी है, वहाँ पे एक्टोपिक एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है जो कि धीरे धीरे सिस्ट बन चुका है, उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से डिस्पैरायूनिया जनरली देखा जाता है। अदर माइनर सिम्टम्स, क्रॉनिक पेल्विक पेन, वुमेन कहेगी हर समय थोड़ा थोड़ा दर्द रहता ही है। एब्डोमिनल पेन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, पीएमएस। यूरिनरी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया और हिमैट्यूरिया। ये सब सिम्टम्स बैक पेन देखने को हमें मिल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइट, अगर नोज में बाई चांस प्रेजेंट है तो
नोज़ में या फिर थ्रोट में, तो हेमोप्टिसिस भी देखने को मिल सकता है। ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं जो कि इसमें देखे जाते हैं जनरली। नेक्स्ट विल गो फॉर दी साइंस। साइंस क्या क्या है इसकी सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट और साइज का बात होती है कि कई बारी जो मास होता है वो फील हो सकता है और कई बारी नॉन पैल्पेबल होता है। तो अगर मास फील हुआ है तो इट विल डेफिनेटली बी टेंडर, और खास बात यह है उसके अंदर मोबिलिटी नहीं होगी, देयर विल बी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। टेंडर होगा और मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन विल सी वी कैन फाइंड पेल्विक टेंडरनेस। पाउच ऑफ डगलास में नोड्यूल्स मिल सकते हैं। स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन में हमें ब्लूइश स्पॉट्स नजर आएंगे ऑन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, एंड वी कैन गो फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन टू। अगर उस तरह के सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं, डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग फीसेस मिल रहा है हमें, तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए वैसे भी जा सकते हैं, ये भी जो भी हमने फाइंडिंग्स देखी थी इन्हें कंफर्म करने के लिए वी कैन गो फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो यहाँ मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स तक कंप्लीट कर दिए। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी एंडोमेट्रियोसिस की। अगर आप को ऐसे ही मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप ज़रूर लिखें जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।